सर मेरी एक छोटी सी टिप यही है कि आपकी ज़िंदगी में फेलियर और सक्सेस नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी में बस एक लर्निंग फेज़ होता है और एक सक्सेस होता है। So very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania. In fact, Dr. Shubham Singhania, your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. And today I have a very special guest. I have Mr. Aman Yadav. He has qualified his UGC NET in Commerce with 99.26 percentile, जो कि बहुत ही अच्छे percentile हैं in his very first attempt. तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं. I'm sure कि आप सबको इनसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा. So Aman, first of all, heartiest congratulations and welcome to the channel. थैंक यू सर, इट्स बीन एन ऑनर टू बी वर्चुअली प्रेज़ेंट इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सो मच अमन। अमन, कैसा लग रहा है, मतलब पहले ही अटेम्प्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेना? आप देख रहे हो कि डे बाय डे कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, इतने कम स्टूडेंट्स हैं जो जेआरएफ क्वालिफाई कर पाते हैं। नेट तो बहुत सारे लोगों का हो जाता है, बट अगर मैं जेआरएफ के बारे में बात करूं तो वो बहुत कम स्टूडेंट्स का होता है। तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, पर आई थिंक इतना भी ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। इट्स जस्ट एन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम एंड इट्स बीन एन ऑनर टू क्वालिफाई सच एग्ज़ाम, राइट। नथिंग अबव दैट। राइट, आई थिंक बहुत ही ज्यादा हम्बलनेस शो करता है ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट काइंड ऑफ हम्बलनेस। थैंक यू सर। अमन, शुरू से बात करेंगे, मतलब थोड़ा सा अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता दीजिए। ग्रेजुएशन कहाँ से करी, कहाँ से बिलोंग करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, माय नेम इज़ अमन, आई एम 22 एंड आई बेसिकली बिलॉन्ग फ्रॉम फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश एंड करंटली रिसाइडिंग विद अ फैमिली ऑफ 5 इन रजौरी विलेज, न्यू दिल्ली, व्हिच इज़ नियर बाय गुड़गांव। हम्म। And I have recently finished my fourth semester post-graduation exam. It is from the University of Delhi, Delhi School of Economics. And prior to that, and I'm also awaiting to join Deloitte as tax consultant from November this year only. And in PG, I have my specialization in finance and taxation. And for graduation, I did my graduation in Bachelor's in Management Studies from University of Delhi itself, from Aryabhat College. And I'm fortunate enough to have the educations like the degrees from University of Delhi and educational qualification from CBSE board in my educational portfolio. So I'm fortunate. ओके, ग्रेट। आई थिंक इट्स अ वेरी डाइवर्स पोर्टफोलियो अमन, जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन में भी बीएमएस किया है, देन मास्टर्स करी है एमकॉम में, देन आपकी स्पेशलाइजेशन टैक्सेशन थी, तो अभी आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल गई है, दैट इज इन डेलॉयट, विच इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सो अमन, आपको कब ख्याल आया, कब आपके दिमाग में थॉट आया कि मुझे यूजीसी नेट एग्जाम देना चाहिए? सो सर जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था तब पहली बार मैंने देखा कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उनकी लाइफ कितनी ज्यादा बैलेंस्ड है। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में जब मैंने देखा और जाना और महसूस किया कि उनको कम क्लासेस लेनी पड़ती हैं, और जो अपार्ट फ्रॉम बीइंग कॉर्पोरेट मैंने देखा कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस है एक प्रोफेसर की जॉब। सो सर वहां से आइडिया आया और वहां से ये थॉट आया माइंड में कि हाँ, एक ये भी करियर ऑप्शन हो सकता है प्रोफेसर बनने का। और सर जो नाम के आगे डॉक्टरेट की उपाधि लगती है सर, तो सबको पता ही है कितना फॉर्च्यूनेट होता है, कितना ब्लेस्ड फील होता है वो पाने के बाद। तो सर वहाँ से ख्याल आया, वहाँ से शुरू कर राइट, सब। राइट। अमन, फिर मतलब ये थॉट्स तो ग्रेजुएशन के टाइम पे लोगों को आ ही जाते हैं, बट जब आप मास्टर्स करते हो तो थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक मिलता है कि क्या चैलेंजेस हैं, कितनी रिसर्च करनी पड़ती है। पीएचडी कंप्लीशन ही आपस में कितना चैलेंजिंग जॉब है आजकल। नेट जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद भी इट्स नॉट एन इजी वे आउट कि आपको पीएचडी में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब मिल जाए। सो हुँ। मास्टर्स में आके आपको कितना टाइम लगा, या कब आपने अपनी तैयारी शुरू करी, कब आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी, अप्रोक्सीमेटली टाइम कितना दिया, उसके बारे में बताइए। सर मास्टर्स में आगे सबसे पहले तो प्रिपरेशन जो थी यूजीसी नेट की वो मास्टर्स में एडमिट होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी मेरे ख्याल से। क्योंकि हम्म। जब एमकॉम का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आपका इन अ वे यूजीसी नेट का भी सिलेबस कवर हो रहा होता है। हम्म। तो इन अ वे मैं वहाँ से सीरियस तो था उसी टाइम से। पर जब मैं 3rd सेमेस्टर के एंड में था तब मैंने सोचा कि हाँ, कि अब सेमेस्टर्स 3 सेमेस्टर्स जा चुके हैं और मेरे ख्याल से अब इसको सीरियसली फोकस करना ज़रूरी है इस पे। पढ़ाई-वढ़ाई का जो भी हमारा सीरियस अटेम्प्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। 3rd सेमेस्टर्स के एंड में मैंने ये ख्याल दिया और हमने जब भी मैंने फॉर्म भी भरने की कोशिश करी थी यूजीसी नेट का ठीक है। तो आई थिंक इन बहुत ही सोच समझ के आपने मास्टर में थोड़ा-सा ज्ञान ले लिया, थोड़ी-सी नॉलेज ले ली, अवेयरनेस कर ली, उसके बाद आपने अपना फॉर्म पढ़ा। तो मैं ये कह जी, सकता हूँ कि अप्रॉक्सिमेटली आपको प्रॉपर्ली लास्ट सेमेस्टर के अंदर 3 से 6 महीने का समय लगा प्रॉपर तैयारी के लिए? हाँ सर, 3 टू 5 मंथ्स आई
थोड़ा करेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अमन, मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में बताएं हमारे स्टूडेंट्स को कि पेपर वन को लेके आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, बिकॉज पेपर वन के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक्स हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, बहुत डाइवर्स टॉपिक्स हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़े होते अगर उन्होंने किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं की होती। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, आपने किस तरीके से पेपर वन को तैयार किया? तो सर पेपर वन का सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल के बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले स्टडी मटेरियल मैंने जो रेफर किया वो थी केवीएस मदान की बुक, और फिर मैंने आपके चैनल की कुछ वीडियोस देखी पेपर वन के लिए, काफी हेल्पफुल थी। पेपर वन का मॉक टेस्ट भी देखा मैंने आपका, और वो लगा कर भी देखा, उसके अंदर मेरे अच्छा स्कोर आया। तो वहां से ये सब स्टार्टिंग में करा मैंने कि एक तरीके से एक बेस बन जाए इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। और फिर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन, एक यूनिट है पेपर वन के अंदर, तो उसके अंदर मैंने देखा कि हमारे एमकॉम के अंदर कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ाया गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छे से पढ़ाई गई, तो वहां से मेरे को इन अ वे हेल्प मिली। और जब मेरे चारों सेमेस्टर खत्म हो गए तो इन अ वे बस मेरे को रिवीजन करनी थी इन सब की, कुछ भी शुरुआत से लेकर आखिरी तक नहीं पढ़ना था। और जो बाकी के सब्जेक्ट जैसे डीआई हो गया, आरसी हो गया, तो जैसे कि वो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो हमने पढ़ाई करी थी वो वहां से काफी हेल्पफुल था। और जो मैंने कोर्स करा है ग्रेजुएशन का बीएमएस, उसके अंदर भी एक डीयू जेट एग्जाम दिया जाता है, उसको क्वालिफाई करके ही आपको कर सकते हो। आजकल वो चेंज हो गया है। तो वहां से मेरे ख्याल से मेरे को रीजनिंग, एलआरडीआई का टॉपिक काफी अच्छे से शुरुआत से बिगनिंग से मेरा क्लियर था। और सर टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने आपकी वीडियोस देखी, और जो मेरे को समझ नहीं आया मैंने केवीएस मैदान से रेफर करा। बस तो बस पेपर वन के लिए इतना ही था। और हायर एजुकेशन के लिए थोड़ा पर्सनल है, पर मैंने अपनी बहन से रेफर किया क्योंकि वो पहले से ही एक टीचर है, तो उनको हायर एजुकेशन के बारे में ज्यादा पता है, तो मैंने उनसे पढ़ाई करी। आई और थिंक बस फिर यूजी और पीजी की रिवीजन करके पेपर वन का काफी सारा पार्ट मेरा हो गया। जैसे कि यूजी के अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ाया गया था वो मैंने वहां से अपनी बहन से सीख लिया। तो आई थिंक बहुत ही और जैसे सर आईसीटी एक सब्जेक्ट होता है, तो आईसीटी के अंदर मैंने क्या करा कि आईसीटी में मतलब जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, बेसिकली वही चीजें आती है। ठीक है, तो मैंने क्या करा आसपास की जो सराउंडिंग है ना, जो हमारा वर्ल्ड है, तो मैं थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की न्यूज सुनता हूँ, देखता हूँ, रेफर करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। तो सर वहां से मेरा आईसीटी का जो ये है वो कंप्लीट होता है, उसका यूनिट। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ अमन कि आपने बहुत ही पर्सनलाइज सोर्सेज का इस्तेमाल किया, जहाँ पे जो भी आपके पास बेस्ट सोर्सेज अवेलेबल थे। फॉर एग्जांपल कुछ न्यूज आप पढ़ते थे आईसीटी कवर करने के लिए, रिसर्च एप्टीट्यूड आपने अपने मास्टर्स की क्लासेस से कवर कर लिया, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपने अपने सिस्टर से कवर कर लिया। तो आई थिंक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप सारे टॉपिक को बारीकियों से पढ़ते हुए जा रहे थे। हाँ सर, बारीकियों से कह सकते हैं पढ़ते जा रहे थे, पर उस टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे नहीं पता था ये कितना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा या फिर ये। तो सबका अपने गोल तक पहुंचने का एक अलग तरीका होता है। तो कोई बुक रेफर करता है, कोई आप यूट्यूब पे वीडियो देखता है, कोई सेल्फ स्टडी करता है। तो सर मेरा भी एक पर्सनलाइज्ड वे था ये जेआरएफ को पाने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अमन, पेपर टू कॉमर्स के बारे में बताइए, क्योंकि अगर मैं कॉमर्स के बारे में बात करूं तो 10 सब्जेक्ट्स हैं और सिलेबस बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही लेंथी है। तो क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? क्या आपने कुछ पहले सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, ये मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं, और उनको आपने कहाँ से प्रिपेयर किया, उसके बारे में कुछ बताइए। तो सर प्रिपरेशन की बात वहां से शुरू हुई थी, जैसे मैंने एमकॉम के अंदर एंट्रेंस दिया और एडमिशन लिया। तो सर आप जब एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करते हो तो आपके लिए इन अ वे ये इजी हो जाता है कि आप जो है अच्छे प्रोफेसर से सीख रहे हो और आप अच्छी नॉलेज ले रहे हो उनसे। तो सर सबसे पहले तो मैंने जो एमकॉम का करिकुलम था वो फोकस किया, उस पर फोकस किया। ठीक है, पहले मैंने ये नहीं सोचा कि ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ये सिर्फ केवल और केवल मेरे एमकॉम के जो सेमेस्ट्रल एग्जाम है उसमें काम आएगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट में काम आएगी। मेरी अप्रोच ये थी कि बस जो मैं टॉपिक समझ रहा हूँ वो अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं सेमेस्टर के एग्जाम में, बल्कि उसकी एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करी जाए। तो वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग मेरे को बाद में भी काम की। और सर जैसे कि आपका पेपर टू का भी मॉक टेस्ट था तो मैंने वो भी दिया। उसके बाद सर जो मेरे ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट्स तो थे, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स जो 10 यूनिट्स हैं इसकी, कुछ सब्जेक्ट्स मेरे मास्टर्स में थी, कुछ नहीं थी। जैसे कि मास्टर्स के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन पे अडॉप्ट करना होता है, तो वैसे जैसे एचआरएम मैंने अडॉप्ट नहीं किया, ऑप्ट नहीं किया। तो सर वो एचआरएम की जो पढ़ाई है वो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की बुक से करी, या फिर जो ग्रेजुएशन के टाइम पर जो क्लास नोट्स बनाए थे उनसे करी।
तो सर वो वहाँ पे मेरी हेल्प कर गया। और जैसे कि मेरे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, वो क्योंकि फाइनेंस मैंने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, स्पेशलाइजेशन मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन मेरा फाइनेंस में ही है। तो बिजनेस फाइनेंस और आईएफएम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे यहाँ से कवर हो गए। तो सर और एक सब्जेक्ट था जो मैंने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ पाया, टैक्सेशन। तो सर टैक्सेशन का मेरी एक अच्छी नॉलेज मास्टर्स में बिल्ड हुई। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स की तैयारी आपने अपनी ग्रेजुएशन की बुक से कवर करी और कुछ सब्जेक्ट्स की तैयारी आपने अपनी मास्टर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से कवर करी। हाँ। ठीक है। और अमन। सर एक बहुत बड़ा पार्ट था मेरे क्लासमेट्स का, क्योंकि मैं गुड़गांव के पास रहता हूँ और मेरा कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है, 2 ढाई घंटे लग जाते हैं जाने-जाने में। तो सर जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता था, कम्यूट कर रहा होता था, तो सर इसके बीच में क्लासमेट से जो डिस्कशन होती थी, वो भी एक बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ मेरे लिए। बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ स्टूडेंट्स साथ में तैयार कर रहे होते हैं, 8-10 फ्रेंड्स साथ में तैयार कर रहे होते हैं, तो सबके पास कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल या सोर्स ऑफ मटेरियल अलग होता ही है। तो होता क्या है कि आपकी प्रिपरेशन में एक डाइवर्सिटी आ जाती है और एक क्रिटिकल एनालिसिस भी आ जाता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने मिस कर दिए होंगे, आपके फ्रेंड्स ने पढ़ लिए होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके फ्रेंड्स ने कवर किए होंगे। सो ब्रॉडली आप जो रेंज ऑफ कवरेज होती है वो थोड़ी-सी बढ़ जाती है। यस राइट। सर, जो हमारे आस-पास जो पढ़ते हैं, वो हमारे कॉम्पिटिशन नहीं है। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो और आप साथ में आगे बढ़ सकते हो उनको राइट, लेकर। राइट। बहुत अच्छी बात कही अमन आपने कि जो साथ में है वो आपका कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन शायद आपके खुद से है कि आप अपने लेवल को कितना उभार सकते हो, कितना इंप्रूव कर सकते हो। राइट। यस। अमन, अब मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि कोई कितना भी अच्छा एकेडमिक स्टूडेंट हो, आई नो कि आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं, बट हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर आते हैं। कुछ लोग को टाइम मैनेजमेंट के आते हैं, कुछ लोग को पेपर वन के कुछ टॉपिक्स में आते हैं। जैसे काफी स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारा डीआई वीक है या हमारा लॉजिकल रीजनिंग वीक है। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर पेपर टू के अंदर स्टैटिस्टिक्स हमें नहीं समझ में आती। तो आपको पहली बात तो क्या चैलेंजिंग लगा पेपर वन और पेपर टू दोनों में, थोड़ा स्पेसिफिक होकर बताइएगा, और उनको आपने कैसे टैकल किया? ओके। तो सर पेपर 1 के अंदर मेरे को एक टॉपिक जो था इंडियन लॉजिक, हमारा एलआर में आता है, वो काफ़ी चैलेंजिंग लगा। तो सर उसके लिए मैंने बुक में से कम उसको 3-4 बार पढ़ा और फिर देखा कि पास्ट ईयर क्वेश्चन्स क्या आ रहे हैं इस टॉपिक में से। तो सर जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखे, तो मेरे को ये दिखा कि पूरा इंडियन लॉजिक नहीं पढ़ना है, आपको कुछ स्पेसिफिक पार्ट पढ़ना है जो-जो आता है। तो सर वहाँ से काफ़ी ईज़ी हो गया वो टॉपिक करना। तो सर इंडियन लॉजिक एक ये था और सर पेपर 1 के अंदर तो एज़ सच कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा। हाँ, आरसीज़ वगैरह इस बार का हम पेपर पैटर्न देखें तो आरसी काफ़ी मुश्किल आया। तो वो वाले आरसी करने के लिए मैंने डेली 5 आरसी जो ग्रेजुएशन के जो पोस्ट ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 4 एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मेरे पास 13 दिन का टाइम था ये नेट के लिए। तो फिर सर वो 13 डे में मैंने डेली 5 आरसीज़ और 5 डीआई सॉल्व करे। तो सर उससे मेरी काफ़ी हेल्प हो गई, एक प्रैक्टिस बन गई। सर पेपर 1 तो ऐसे हो गया और सर पेपर 2 के अंदर मेरे को इनकम टैक्सेशन का जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा हार्ड लगता था। तो सर उससे मैंने वही अपने फ्रेंड से वो बात करी, जो टैक्सेशन उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ी है, फिर जो सीए की तैयारी कर रहे हैं। सर उन्होंने इन अ वे मेरी काफ़ी अच्छी हेल्प करी और मेरा वो टॉपिक भी हो गया पेपर 2 के अंदर। तो बेसिकली आपने पहले आइडेंटिफाई किया कि यार कौन-कौन से मेरे टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं आते या वीक पड़ रहे हैं, हाँ। एंड देन हुँ। आपने उसके ऊपर काम करना शुरू किया सिस्टमैटिक वे में, जहाँ पे आपने प्रैक्टिस खास करके बहुत करी। हाँ, सर प्रैक्टिस पे तो ओनस रहता ही है आपका, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो। प्रैक्टिस राइट, मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइट, राइट। अमन, अब एक और मेरा सवाल है कि कई बार क्या होता है जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, लोग अलग-अलग जगह से गाइडेंस लेते हैं या कई बार गूगल से पढ़ भी लेते हैं। तो कई स्टूडेंट्स ने हुँ, मुझे कहा कि सर पास्ट ईयर लगा के चले जाओ, हमें किसी ने बता दिया था कि पास्ट ईयर लगा के चले जाओ, एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, बट एग्ज़ाम क्रैक हो नहीं रहा। ठीक है? बिकॉज़ क्वेश्चन्स रिपीट नहीं हो रहे, क्वेश्चन्स का लेवल एकदम से बढ़ गया है, असर्शन रीज़निंग क्वेश्चन्स आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है अमन इस पे? बिकॉज़ आई एम श्योर कि आपके आपके फ्रेंड से भी बात हुई होगी, जिसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो क्वालीफाई नहीं कर पाए होंगे। ठीक है? तो हुँ। आपका क्या टेक है पास्ट ईयर्स को लेके? वो कितना हेल्पफुल है? क्या सिर्फ पास्ट ईयर लगा के चला जाना चाहिए? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर जब हम पीवाईक्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ अ थिंग नॉट द थिंग, इट इज़ नॉट द ओनली थिंग। सो सर वो आपको ना एग्ज़ामिनर का मूड बताते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे। पर आपको ये नहीं बताते एग्ज़ैक्टली क्वेश्चन्स नहीं देते कि आप ये वाले क्वेश्चन कर लो, अगले साल ये वाले क्वेश्चन आ जाएँगे। ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में नहीं होता है। तो सर पास्ट ईयर पेपर आपको बताते हैं कि आपका जो पेपर है वो फैक्चुअल है या फिर नॉलेज बेस्ड है। वो फैक्ट्स पे बेस होता है या फिर नॉलेज पे बेस होता है। सर इन अ वे यूजीसी नेट का एक ट्रांजिशन मैंने देखा है कि पहले जो पेपर था वो थोड़ा बहुत कहीं फैक्चुअल नॉलेज फैक्चुअल पे बेस होता था, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे। आजकल वो नॉलेज बेस्ड होता है।
तो सर इन अ वे बस वो एक मूड बता पाएँगे, लेकिन एग्ज़ैक्टली क्वेश्चन्स नहीं बता पाएँगे। टॉपिक्स बता पाएँगे कि कौन से इम्पोर्टेंट है, पर क्वेश्चन्स नहीं बता पाएँगे। तो हुँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं पास्ट ईयर पेपर, पर अकेले वही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको खुद की भी पढ़ाई, प्रैक्टिस सब करनी पड़ेगी। हुँ। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पास्ट ईयर से आप आइडिया ले सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन्स आ रहे हैं। हाँ, यस ठीक सर। है। अमन, एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि मॉक टेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हम मॉक टेस्ट लगा के नहीं गए, उसके बाद खबर आती है कि उनका पेपर छूट गया। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सर हम 5 मॉक टेस्ट लगा के गए थे और हमारा पेपर 15 मिनट पहले हो गया था। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? आपने कितने मॉक्स लगाए और आपको उन्होंने कैसे हेल्प किया? सर आई थिंक मेरे से यही एक कमी रह गई थी कि मैंने मॉक टेस्ट जो थे वो ज़्यादा नहीं दिए थे, क्योंकि ज़्यादा अवेलेबल फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं थे मेरे पास। हुँ, तो मैंने एक आपका मॉक टेस्ट दिया था, उससे मेरे को एक फेयर आइडिया मिल गया था कि हाँ, मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है और मेरे को ये एक क्वेश्चन कितने देर में टारगेट करना है। हुँ, तो सर पर जब मैं एग्ज़ाम में गया तो सर क्या हुआ कि जैसे कि मेरा पेपर 1 में परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी मैं सोचता था। तो हुँ, सर क्या हुआ कि काफ़ी सारे क्वेश्चन्स जो मैंने टारगेट करे, मैंने उन क्वेश्चन को उनका पूरा टाइम दे दिया, पर उन क्वेश्चन को फ्लैग करके छोड़ दिया। तो बाद में क्या हुआ कि जब मेरे 5 से 10 मिनट टाइम बचा था पूरा एग्ज़ाम खत्म होने में, तो सर मेरे पास अराउंड 15 टू 20 क्वेश्चन्स बच गए थे। तो सर उनके अंदर मैं वो थिंकिंग प्रोसेस नहीं लगा पाया, जिसकी वज़ह से हुँ, शायद मेरा पेपर 1 में स्कोर थोड़ा कम रह हुँ, गया। तो हुँ, सर मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हुँ। आई थिंक मुझे और बहुत सर अच्छा लगा। एक नंबर नहीं हम बता सकते कि आप 5 लगा लीजिए, 10 लगा हुँ, लीजिए या 20 लगा हुँ, लीजिए। सर एक हुँ। नंबर पे नहीं आना चाहिए, आप जितने लगाने से कंफर्टेबल हैं, आप उतने मॉक टेस्ट दीजिए। आई थिंक अमन, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि क्या है, ऑनेस्टी लाइफ में बहुत काम आती है। तो आप बहुत ऑनेस्टली स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि यार मुझे शायद टाइम नहीं मिला तो मैं उतने मॉक टेस्ट नहीं लगा पाया। बट जितना स्टूडेंट्स, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने मॉक्स लगाने में आप कंफर्टेबल हैं, जितने ज़्यादा लगा सकते हैं इनफैक्ट, उतना ही ज़्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता जाएगा, उतनी अच्छी आपकी तैयारी होती जाएगी। यस सर। जी। अमन, अब थोड़ा बहुत एकेडमिक बातें हो गई। अब मैं इस बारे में जानना चाहूँगा कि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं एज़ अ टैक्स कंसल्टेंट डेलॉयट फर्म में, जो कि एक बिग 4 है, बहुत रेप्यूटेड फर्म है। लोग चाहते हैं कि उनका ऐसी कंपनी में सिलेक्शन हो, और साथ-साथ आपका नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया है। तो अब आपकी आगे की अप्रोच क्या रहने वाली है? आप किस तरीके से आगे मूव करने वाले हो? क्या आपका करियर पाथ रहने वाला है? या किन चीज़ों को दिमाग में रख के आपने डिसीज़न लिया है, जो भी आपने लिया है? उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कन्फ्यूज़ हो गए इस सब। सॉरी टू से सर, बट अगेन यू आर ग्लोरीफाइंग दिस। इट्स जस्ट अ जॉब। सो सर अभी का जो मेरा आगे को लेके जो सफर रहने वाला है, वो ऐसा है कि मैं बहुत लॉन्ग टर्म टारगेट्स लेके नहीं चल रहा हूँ। हुँ, मैं जिंदगी को ऐसे जीता हूँ कि लिविंग अ लाइफ एज इट कम्स। तो सर आगे के 1 साल की मैंने सोच रखी है कि अगर मेरे को पीएचडी करनी है, इन द बैक ऑफ माइंड आई हैव दिस थॉट दैट आई हैव टू डू पीएचडी। तो सर वो करनी है, लेकिन सर आई हैव टू डू जस्टिस विद दिस कोर्स। हुँ, तो सर अगर मैं ऐसे ही बिना कुछ सोचे, बिना किसी रिसर्च प्रपोज़ल के अगर मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, तो शायद मेरे को उतने अच्छे तरीके से पीएचडी करने का मौका ना मिले। तो सर हुँ, मुझे इस कोर्स को टाइम देना है। इस कोर्स में घुसने से पहले इसको टाइम देना है। बाद में तो देना ही है, पर शुरुआत उसकी और भी अच्छी होनी चाहिए। तो सर मैं आप जैसे मेंटोर्स से राय लेना चाहूँगा और अपने पीएचडी प्रपोज़ल, लिटरेचर रिव्यू पर टाइम देना चाहूँगा, ताकि इस पीएचडी के कोर्स से मैं जस्टिस कर सकूँ। हुँ। तो अभी आप इमीडिएटली क्या करने वाले हैं? मतलब यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर रिसर्च प्रपोज़ल, या फिर आप जॉब जॉइन करने वाले हैं? सर अभी तो मैं जॉब की सोच रहा हूँ पहले, थोड़ा हुँ, बहुत कॉर्पोरेट लाइफ, क्योंकि एक हाँ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जॉब काफ़ी अच्छी है, प्रोफ़ेसर की जॉब काफ़ी अच्छी है। पर इन अ वे आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, ताकि आप बच्चों को बता पाओ कि क्या रियल लाइफ में ऐसा-ऐसा होता है। हुँ, अगर आपने कभी वो खुद जाके एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि मेरे जो कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स थे, वो सारे कॉर्पोरेट में जा चुके थे। कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस उनके पास था, तो वो हुँ, हमें अच्छे तरीके से बता पा रहे थे कि आपको क्या करना है। तो हुँ, सर इन अ वे अगर आप 2-3 जगहों का एक्सपीरियंस लेकर अगर आप पीएचडी करने जाते हो, उसके बाद आप वो कॉर्पोरेट लाइफ को एंड करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ या फिर प्रोफेसर की लाइफ में शुरू करते हो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सर हुँ, वही मेरा टेक है अब बढ़िया। इस आई मोमेंट थिंक पर। हाँ, तो अच्छा है, आप अभी एक्सपोज़र थोड़ा-सा ले लेंगे, तो जो बाद में जब आप पीएचडी करने जाएँगे, तो आपका जो डाइवर्स व्यू पॉइंट होगा, वो आपको रिसर्च करने में हेल्प करेगा। यस। राइट। अमन, अब लास्ट सवाल है मेरा कि आप क्योंकि अब एग्ज़ाम क्वालीफाई कर चुके हैं, तो अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? सर मेरी एक छोटी-सी टिप यही है कि आपकी ज़िंदगी में फेलियर और सक्सेस नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी में बस एक लर्निंग फेज़ होता है और एक सक्सेस होता है। तो सर फेलियर को ऐसे
मतलब उस पे इतना रिमोर्स करना है फिर ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और जिनका भी नेट एग्जाम या जेआरएफ एग्जाम निकला है उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, और जिनका नहीं निकला है उनके लिए मैं अगले अगले बार के लिए कॉन्ग्रेचुलेट अभी से कर देना चाहूंगा। बस मेरी यही एडवाइस है। ठीक है, और थैंक आप टाइम मैनेजमेंट पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैं वहां पे लैक किया, तो मुझे पता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देने से पहले भी जो आप स्टडी मटेरियल्स की अरेंजमेंट करते हो, जो टॉपिक्स को टाइम देते हो, और एग्जाम देने के बाद, एग्जाम जब शुरू हो जाए उसके बाद जो 3 घंटे आपको मिलते हैं, आपकी सारी प्रिपरेशन उसी में डिपेंड करती है कि आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी टाइम आपने दिया है वो सब उसी 3 महीने से डिफाइन, 3 घंटे से डिफाइन होने वाला है। तो सर वो काफी इंपॉर्टेंट है। आई टाइम थिंक बहुत मैनेजमेंट। ही अच्छी बात आपने अमन कही, और थैंक यू सो मच अमन, मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मतलब आई एम श्योर कि जो भी स्टूडेंट्स आपको सुनेंगे उनको एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशन वंस अगेन अमन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, इट्स बीन एन ऑनर। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स अमन, एंड प्लीज स्टे इन टच। अगर आपको कहीं भी मेरी जरूरत पड़ती है, कहीं भी आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या गाइड कर सकता हूँ, प्लीज डू कनेक्ट विद अस। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सर। थैंक यू अमन।